सभी चिकित्सक गणों को नमस्कार। मैं डॉक्टर अखिलेश नारायण सिंह, नारायण हर्बल स्पैथरिक का डायरेक्टर। आज विशेष रूप से जब हम लोग व्हाट इज़ फीवर पढ़ रहे थे NHEHBSc कोर्स में, जो फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम के तहत आप लोग पढ़ रहे हैं, इसमें व्हाट इज़ फीवर के अकॉर्डिंग हम लोग सबसे पहले समझे कि फ़ीवर क्या है। फिर फीवर के अलग अलग परिभाषित पे भी क्लासेस दिए। फिर बात हुई कार्डियोलॉजी, क्योंकि कार्डियोलॉजी इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि सर्कुलेशन डिपार्टमेंट उसी से बिलोंग करता है, तो हमने उसको भी पढ़ा। आज हम लोग पढ़ेंगे एलिमेंट्री कैनाल से रिलेटेड, जिसमें पाचन संस्थान रोग चिकित्सा डिपार्टमेंट से रिलेटेड हम लोग आज चालू करेंगे। फिर इसके बाद नेफ्रोलॉजी पे जाएंगे, किडनी से रिलेटेड डिजीज़ के ऊपर, क्योंकि ये जो चैप्टर है जिसको हम लोग कायदे से बोलना चाहिए सेक्शन डिजीज़ ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या। एनोरेक्सिया, आप लोग जानते हैं एनोरेक्सिया क्या होता है, अरुचि, डिस्पेप्सिया, भूख न लगना, इंडाइजेशन, मुख पाक जिसमें मुंह में छाले पड़ जाते हैं, हार्ट बर्न हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, अफरा बोलते हैं, फ्लूटलेंस, डायरिया, डिसेंट्री, एमोबिक डिसेंट्री और डिसेंट्री, इसमें भी फीवर आता है। इसके अलावा में इंटेस्टाइनल कोलिक में भी फीवर आता है। हाइटस हार्निया के ऊपर मैं हार्निया पे विशेष तौर पे एक क्लास देना चाहूँगा, क्योंकि हार्निया पे मेरा बहुत अनुभव अलग रहा है। 5 टाइप की हर्निया होती है, पांचों पे। और इसके अलावा में गैस्ट्रिक अल्सर में भी फीवर आता है। कॉमन वे में अगर इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की बात करें तो उसमें भी फीवर आता है। क्रोनिक डायरिया हो किसी डिजीज़ को लेकर के तो उसमें भी फीवर आता है। इसके अलावा में गैस्ट्रोएंटराइटिस जो होता है उसमें भी फीवर आता है। अपेंडिक्साइटिस में भी फीवर आता है। लेकिन इसकी सबकी परिभाषा है, और जब तक आप इसके कंसेप्ट नहीं समझेंगे प्रोटोकॉल बनाना आसान नहीं होगा। खरीदते नज़र आएंगे आप लोग। इंटेस्टाइनल वॉर्म्स में भी फीवर आता है, और फीवर ऐसा कि आदमी का दिमाग हिला दे, 104 डिग्री तक चला जाता है। सिरोसिस ऑफ लीवर में भी आता है, एनलार्जमेंट ऑफ लीवर में भी फीवर आता है, एसाइटिस में भी आता है, कोलिसिस्टाइटिस में भी आता है। गॉल ब्लैडर स्टोन की एक परिभाषा है जिसमें इन्फ्लेमेशन के अलावा सेप्टिक हो चुका होता है, तब आदमी को समझ नहीं आता है कि मैं करूं क्या, और तब परेशानी होती है। इसके अलावा में एक और गॉल ब्लैडर से रिलेटेड एक और डिजीज़ होती है जिसका नाम है कोलेथेसिस, इसमें सूजन रहती है। इसके अलावा में पैंक्रियाटिस में भी फीवर आता है, और अगर पाइल्स है किसी को तो भी फीवर आता है। क्यों आता है इसके बारे में भी जानकारी लेंगे। साथ ही साथ इसके अंदर कौन कौन से डिजीज़ होते हैं उस पर भी बात करेंगे। इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे बोलना चाहिए रेस्पिरेटरी सिस्टम को, और तब हम लोग नेफ्रोलॉजी सिस्टम की तरफ बढ़ेंगे। इसमें इसलिए ज़रूरी है ये जो कंसेप्ट दिए जा रहे हैं, क्योंकि इन कंसेप्ट के रिगार्डिंग अगर आप काम करते हैं तो सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन भी बनाना समझ में आएगा, डिजीज़ क्या है वो भी समझ में आएगा। और लगता है कि मुझे डाइल्यूशन और डोजोलॉजी में प्रॉब्लम होती है, तो बेहतर है 24 और 25 दिसंबर 2023 को मैंने एक कार्यक्रम रखा हुआ है। 2 दिवसीय नेशनल सेमिनार का आयोजन किया गया है। इसमें 3000 और 4000 दो क्राइटेरिया है। अगर कोई व्यक्ति 23 तारीख को पहुंचता है तो बिल्कुल आ सकता है, 4000 रुपये जमा करना होगा उसको, और उस कंडीशन में उस व्यक्ति को 26 तारीख को चेकआउट करना होगा होटल से। इसमें अगर कोई व्यक्ति 3000 देता है तो 24 तारीख को मॉर्निंग में क्लास के टाइम आ जाएगा, और 26 तारीख को चेकआउट करेगा। तो ये 2 क्राइटेरिया है। इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग चिकित्सकों को जुड़ना चाहिए। इसमें चिकित्सकों को विशेष लाभ क्या होगा, पहला चीज़ है
क्योंकि लाभ अगर नहीं है तो हमारे आने का अर्थ नहीं है। चिकित्सकों का सीधा कहना होता है, मैं भी चिकित्सक था तो यही सोचता था। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मोरा इटालियन हर्ब के कुछ प्रोडक्ट्स, नारायण हर्बल स्पाइसरिक अनुसंधान केंद्र के द्वारा निर्मित कुछ प्रोडक्ट्स और रायोला स्पाइसरिक के द्वारा निर्मित कुछ प्रोडक्ट्स को हम यहाँ पे फ्री में देंगे, जिसकी एमआरपी अकॉर्डिंग जो अमाउंट होगा लगभग 10,000 है। 10,000 रुपये के प्रोडक्ट्स आपको फ्री में मिलेंगे। डाइल्यूशन और डोजोलॉजी आपको सिखाई जाएगी। 2 क्राइटेरिया में फ़ीस रखी गई है, 3,000 और 4,000। अगर 23 तारीख को आप पहुंचते हैं और 26 तारीख को चेकआउट करते हैं, मतलब 3 दिन का होटल का खाने का आपका होता है, उसमें आपको 4,000 जमा करना है। बट अगर लगता है कि नहीं मैं 24 को आऊँगा और 24 और 25 का प्रोग्राम अटेंड करूँगा, होटल में रहूँगा और 26 तारीख को मैं चेकआउट कर जाऊँगा, तो उस कंडीशन में जो डॉक्टर्स हैं वो 3,000 रुपये देंगे। मतलब होटल का जो रूम का जो चार्ज है वो आपसे बिलोंगिंग है। तो आप पहले बता देंगे कि मैं कितने तारीख से कितने तारीख तक रहूँगा, ताकि आपको परेशानी ना हो। तो आइए आज हम लोग इसी को कड़ी को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि क्या है, बाकी बातें तो होती रहेंगी। सभी लोग का कहना है सर बाकी बातें तो होते रहेंगी, क्लासेस अगर बहुत स्पीड जिस हिसाब से चल रहा है इस वे में अगर हम चलेंगे तो बिल्कुल 7,493 डिजीज़ को पढ़ना आसान तो नहीं होगा, लेकिन हाँ 6 महीने में हम इस चीज़ को बिल्कुल पढ़ लेंगे। तो उसी वे में आज चल रहे हैं। और एनोरेक्सिया तो मुझे नहीं लगता पढ़ाना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि एनोरेक्सिया भोजन की रुचि न होना, भोजन करने की इच्छा न होना, तो ये कोई डिजीज़ नहीं है, ये एक सिम्टम्स है विभिन्न प्रकार के बॉडी के अंदर होने वाले चेंजेस के कारण। तो इन कारण को हम लोग डिस्पेप्सिया के माध्यम से ही क्योर कर लेंगे, क्योंकि भूख ना लगना, एक होता है मन नहीं लगना, रुचि नहीं होना, इसमें भोजन की रुचि नहीं होना, और एक होता है भूख ना लगना। तो इसको डिस्पेप्सिया कहते हैं, या इसको हिंदी में अग्निमंद कहते हैं। परिचय की बात करें तो अग्निमंद जो डिस्पेप्सिया होता है, साधारण बोलचाल में इसको हम लोग बोलते हैं भूख नहीं लगता है, भूख का ना लगना। परिचय क्या है? डिस्पेप्सिया में जो अग्नि होती है वो मंद पड़ जाती है, जिससे आहार का जो पाचन होता है वो ठीक ठाक से नहीं हो पाता है, और कई प्रकार के जो हाजमा से रिलेटेड व्याधि होती है वो व्यक्ति को हो जाती है, जिसके कारण भूख नहीं लगती। अल्प मात्रा में लिया हुआ भोजन भी लगता है बहुत देर के बाद पच रहा है। साथ ही साथ में सिर पर भारीपन रहता है, गले में खराश रहती है, कांस टाइप का लगता है, लार टाइप का एक स्राव निकलते रहता है, अंगों में एक अलग टाइप का दर्द बना रहता है लगातार। तो ये लक्षण होते हैं। अगर रोग का कारण हम बात करें तो परस्पर व्यवहार नहीं होता है आहार का, पूर्व में किए जाने वाले भोजन को बिना पचे पुनः भोजन करना, मतलब जो आपने खाना खाया था वो खाना नहीं पचा है और आपने फिर से दबा दिया, कोई अच्छी चीज़ बनी होगी तो। अब बात होती है जैसे अजर्नी होने पर भी भोजन करना, मतलब आपको कोई कंडीशनल बिगड़ी हुई है आपकी, लेकिन फिर भी आप भोजन कर ले रहे हैं। आटे या बेसन से बनी हुई वस्तुओं का अधिकांश लोग जो प्रयोग करते हैं उनको भी डिस्पेप्सिया होता है। दूसरी चीज़ होती है कि दिन में भोजन अगर कर लिया है तो नित्य सो जाते हैं, भोजन किए और तुरंत सो गए, या बोलना चाहिए द्रव पदार्थ होता है उसका अधिक सेवन करते हैं वो व्यक्ति। दूध हो गया, दूध, अल्कोहल, या कोई ऐसी चीज़ जो लगता है कि नहीं आपको बहुत अति पसंद है, उसका अधिक सेवन करना। अधिक उष्णा में, अति सिग्न में, अति सूक्ष्म में, अति खट्टे द्रव पदार्थ का सेवन जो लोग करते हैं उनको भी ये प्रॉब्लम होती है। तेज चाय या स्ट्रॉन्ग टी जो लोग पीते हैं, या स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी
या अधिक मात्रा में कॉफ़ी पीते हैं उनको भी ये प्रॉब्लम होती है, उनका भी ये कारण बनता है। भोजन के घंटों दर घंटों मतलब भूखे ही रहना, ये एक अनियमितता बना लेते हैं, उनको भी ये प्रॉब्लम होता है। जिनको जल्दी जल्दी खाना खाने की आदत होती है, जो च्युइंग नहीं करते हैं, और उनको भी ये प्रॉब्लम होती है। अधिक बीड़ी सिगरेट अथवा अल्कोहल का जो सेवन करते हैं, स्मोक करते हैं, उनको भी ये प्रॉब्लम होती है। गर्भावस्था में अगर भोजन के प्रति किसी को एलर्जी हो तो इसको डिस्पेप्सिया माना जाता है। इसके रोग के विशिष्ट कारण क्या होते हैं, डिजीज़ वाइज बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा, है ना। यदि ओसोफेगस या डिओड्रनम इसमें अधिक बनावट है और उसमें जन्मजात कोई विकृत पाई जाती है, कोई डिसऑर्डर पाया जाता है जो कि जन्मजात हो, तो या फिर ये कह सकते हैं कि किन्हीं बिंदु में कोई कैंसर जनरेट हो रहा हो, तो जो मध्य मांसपेशियां हो उनकी हार्निया हुई हो, तो अमाशय दैट मीन्स पैंक्रियाज की बात कर रहा हूँ, स्टमक उधर होता है, ठीक है। अमाशय शोध मतलब पैंक्रियास में स्वेलिंग आई हो, पेप्टिक अल्सर हुआ हो, या अमाशय का कैंसर हुआ हो। अमाशय पेट को ही बोलते हैं, अग्नाशय बोलते हैं इसको। कन्फ्यूज़न होता है ना हिंदी में भी, तो मेरे को भी होता है, ऐसा थोड़ी है। तो अग्नाशय जो होता है पेट को बोला जाता है, सॉरी, अमाशय पेट को बोला जाता है, अग्नाशय जो होता है वो पैंक्रियास को बोलते हैं। तो बात हो रही है पेट की, है ना। तो जो अमाशय का कैंसर होता है वो एक विशिष्ट कारण हो सकता है। आंत्रपुच्छ शोथ मतलब अपेंडिक्साइटिस किसी को हुआ हो, तो गॉल ब्लैडर में सिस्ट हुआ हो, सॉरी, गॉल ब्लैडर में इन्फ्लेमेशन हुआ हो, तो पेप्टिक अल्सर हुआ हो, साथ को लेकर के एमेबिसिस, व्यक्ति को किसी को एमेबिसिस जिसको संग्रहणी स्पूर कहते हैं वो हुआ हो, आंत्रकृमि विशेष करके जियोडारियोसिस नामक कृमि अगर हुआ हो, तो उस कंडीशन में कभी कभी रिफ्लेक्स होता है, खाना हमने खाया और खाना खड़े खड़े मुंह से, चावल खाए तो चावल खड़े खड़े बाहर दिखता है, तो एक कंडीशन ये भी होती है। हृदयपात होता है, फेफड़े में अगर किसी को पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस हुआ हो, एनीमिया किसी को हो, एडिशनल कोई रोग हो जिसमें ग्रंथियों का विकार हुआ हो, यूरिनीमिया या फिर अति परिपक्वता जिसमें हाइपर पैराथीरोडोसिस एक डिजीज़ होती है, से भी की भी संभावना हो सकती है, इसके कारण भी हो रहा हो। पैरागेटिव हो, एस्प्रिन हो, सैलिसिलेमेट्स आदि का अधिक सेवन किया गया हो, क्योंकि ज़्यादातर जो केसेस आते हैं वो एलोपैथी की दवाइयों के सेवन के वजह से कुछ अलग से जनरेट होता है डिजीज़, वो भी इसमें शामिल होती है और वो डिस्पेप्सिया का कारण बनता है। यदि डिस्पेप्सिया बहुत पाया जाने वाला साधारण सा विकार है, पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसे डिस्पेप्सिया रोग न होता हो, यदि यह अनेक महत्वपूर्ण व्याधियों की परिचायक भी है, अतः इसके कारणों का अभी तक भली भांति साइंस में ज्ञात तो नहीं है, बट जो चीज़ें अभी तक हमने पढ़ी है वो उसके आधार पे हम अपना नॉलेज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। चाय में टेनिन नामक एक पदार्थ रहता है, अतएव चाय का अधिक सेवन जठराग्नि को मंद बनाता है, जिससे भूख मर जाती है।
ठीक है। पाचन संस्थान को हम लोग जब पढ़ेंगे तो किस तरीके से पढ़ेंगे, थोड़ा सा मैं उसके लिए एक दृष्टि बता देता हूँ। पाचन संस्थान के अगर अंदर बात करते हैं तो ऑर्गेनिक रोग क्या क्या होते हैं यह आपको मालूम होना चाहिए। पैंक्रियाटिक डिजीज़ यानी पित्ताशय से रिलेटेड कोई डिजीज़ हो रहा हो तो, क्रोन्स डिजीज़ होता है तो, इसमें सिस्टमेटिक डिजीज़ क्या क्या होते हैं, हार्ट का, लीवर का, किडनी का, कोई सिस रिलेटेड डिसऑर्डर या फिर कार्डिक, सेकंड कंडीशंस होती है कार्डिक या रीनल और हेपेटिक फेलियर। ठीक है। इसमें अगर हम लोग डिजीज़ वाइज मेडिसिन की बात करते हैं तो S2 और S5 का ही यूज़ होता है, लाइकोपोडियम और बर्बरीज का ही यूज़ होता है। अगर हम एंटीबायोटिक के वे में जाते हैं तो आप नारायण हर्बल का NHWBC कंट्रोलर यूज़ कर सकते हैं। बहुत सस्ते में चाहते हैं तो मेलास ESR और भी कई प्रोडक्ट्स आते हैं उसको यूज़ कर सकते हैं, या A3 H2B का यूज़ कर सकते हैं। इससे राहत मिलती है। एज़ पर अगर हम बात करते हैं इसके अलावा तो एक अल्कोहल होता है, नेक्स्ट जो होता है वो प्रेगनेंसी होती है। कई बार फाइचेरेट्रिक डिसऑर्डर जिसमें मनोविकार जन्य रोग जो होते हैं, अवसाद हो, विकार हो या बोले डिप्रेशन या इलनेस व्यक्ति महसूस कर रहा हो, ये सारी चीज़ एनेक्सिटी नेक्रोसिस के तहत माने जाते हैं। इसका एक प्रमुख कारण होता है नेक्रोसिस, गलना, कोई चीज़ गल रही है बॉडी में। ठीक है। यदि वास्तविक कारण का पता नहीं है तो सामान्यतः मनोविकार संबंधित फिजिकोलॉजिकल, न्यूरोलॉजिकल, जीट पेप्टिक फैक्टर हो सकते हैं। प्रायः 40 साल के उम्र वाले जो विशेष करके पुरुष होते हैं, दांतों के जो रोग होते हैं विशेष करके पायरिया इसका प्रमुख कारण होता है। प्रमुख लक्षण क्या मिलते हैं, पेट में दर्द, उदर शूल, आध्यापन, कॉन्स्टिपेशन, अधोवायु, गैस्ट्राइटिस या ऑब्स्ट्रक्टेड ऑफ गैस्ट्राइटिस, अंगों में जकड़न, अंग मर्दन हो रहा हो, दर्द से भरा हो, कंठ और मुख जो हो वो सूख रहा हो। मैं बोलता हूँ तो मेरे को भी सूखता है लेकिन मेरे को डिजीज़ नहीं भाई। भूख न लगना, खट्टी डकारें आना, भोजन के प्रति अरुचि होना, पार्श्व, ऊर्ध्व और व्यक्ति अपने आप को दुर्बल महसूस करने लगता, सिर में चक्कर आना, तृष्णा की अधिकता, मुख में धुआं जैसा लगना, पसीना आना। कॉम्प्लिकेशन कब होते हैं वो भी आपको मालूम होना चाहिए। अगर किसी ने कंडीशन में पैरेमीसिया एनीमिया हुआ है तो ये मुख्य उपद्रव माना जाता है। रोग पुराना होने पर पेट में गैस बनने लगती है। पेट के साथ पे जो कौड़ी प्रदेश होता है, मतलब जो नाभि से ऊपर का जो पोर्शन होता है जहाँ पे बोलना चाहिए इंटेस्टाइनल जो पार्ट होता है, इसके अलावा में दोनों पैर का जो कॉर्नर जो पोर्शन होता है, उस जगह की जो हड्डी होती है उसके नीचे एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है, भारीपन लगता है, सुस्ती और थकान दोनों लगती है। नाड़ी जो होती है, नाड़ी दैट मीन्स पल्स,
वो वीक हो जाती है, जस्ट लाइक ए ब्रेडिकार्डिया टाइप महसूस होता है। 35-40 तक भी, कई बार तो 25-27 तक भी चले जाता है। तो स्नायु दुर्बलता जिसमें न्यूरोथेसिनिया है, और इसी कंडीशन में कई बार इंसोमानिया भी, व्यक्ति को अनिद्रा भी देखने को मिलती है। तो इतने सारे तो पहले से हैं। और इसके अलावा में सर जो भारी लगता है, उस कंडीशन में वर्टिगो जिसमें चक्कर आने लगते हैं पेशेंट को। शरीर में जब भारीपन होता है तो उसके जो कपोल और त्रिनेट होते हैं, जो मतलब नेत्र के जो पट होते हैं, उसमें भी इन्फ्लेमेशन देखने को मिल सकता है। बहुत लंबा नहीं खींचूंगा इसको, बहुत लंबा है बट मैं इसको लंबा नहीं खींचूंगा। रोग की पहचान क्या होती है इसमें? भूख नहीं लगता है, साथ साथ में तबीयत का हमेशा लगातार बीमार रहना, बुखार लगे रहेगा, बुखार जैसा महसूस होगा। भूख से जो पेट होगा वो फूल के गुब्बारे जैसा हो जाएगा, जैसे लगेगा कि नहीं पेशेंट को लीवर सिरोसिस ऑफ लीवर हुआ पड़ा है। इससे सफलतापूर्वक आप इसको पहचान सकते हैं। आवश्यक परीक्षण उसमें होती है। कुछ रोग के कारण को जानने के लिए आप उसका एक्सरे करवा सकते हैं, यूएसजी करवा सकते हैं। इसी प्रकार से ब्लड का सीबीसी जरूरी हो जाता है, यूरिन का आरएम और स्टूल का एफएनएसी जरूरी हो जाता है। जब कंडीशन इन चीज़ों के इसमें दिखता है कि नहीं कोई डिजीज़ होने का आशंका दिख रहा है, तो उस कंडीशन में एफएनएसी भी ज़रूरी हो जाता है। लीवर का फंक्शन भी टेस्ट कराना पड़ता है, और इससे रिलेटेड जो भी टेस्ट की आवश्यकता और आगे पड़ती है, उनकी भी आवश्यकता पड़ती है, तो उनको भी टेस्ट कराना पड़ता है। रोग का निदान जब हम करते हैं तो इसमें विशेष कुछ बातें होती हैं, हालांकि वीडियो बहुत लंबा हो गया। यदि रोग के आरंभ में साहस हुआ है तो व्यक्ति को एपेंडिसाइटिस हो सकता है, पेशेंट को। तो चिंता का कारण भी हो सकता है। तो जिनको अपेंडिसाइटिस हुआ है उनमें एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, 102 डिग्री से बुखार ऊपर कभी बढ़ेगा नहीं, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन होती है, कभी कभी क्या होता है, जो अजर्नी होती है उसके वजह से जो बॉडी के अंदर आक्रमण हुआ रहता है, जिसमें पेप्टिक अल्सर हो सकता है, समझना चाहिए। यदि ऐसा कुछ हुआ है तो ये भी कंडीशन हो सकती है कि उसमें मैलिग्नेंसी की संभावना हो। गॉल ब्लैडर के अंदर अगर इन्फ्लेमेशन हुआ है तो वहाँ पे आमाशय शोथ जरूर मिलेगा, और वेदना ना हो करके वहाँ पे आपको बेचैनी महसूस होती है। उदर के जो अधोभाग होते हैं वहाँ पे एक परेशानी महसूस होगी, अधिमान लगेगा, फ्लूटनेस लगेगा, ये हो सकता है। इसके अलावा में कोई हल्ला कर रहा है बाहर में भाई, उसी की वजह से डिस्टर्ब लग रहा था। इसी के अलावा उल्टी जैसा लगता है, ऑर्गेनिक व्याधियाँ हो सकती हैं, ब्लड की वोमिटिंग भी हो सकता है, जिसका कारण होता है पेप्टिक अल्सर, कैंसर, आमाशय का शोथ हो, या एक यकृत की सिरोसिस ऑफ लीवर भी हो सकता है। व्यक्ति कॉन्स्टिपेशन अगर लगातार बना रहता है तो उसको कोलाइटिस भी हो सकता है, ठीक है। इतने सारे कंडीशंस हैं, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, और इसका एकमात्र मूल जो निदान है, अगर हार्ट बर्न से रिलेटेड हो रहा है तो वहाँ पे बी दे दीजिए, H2B बहुत अच्छा काम करता है। D1 में दीजिएगा, D1 मतलब D1, D4 में नहीं। अगर D4 में आप दे रहे हैं तो वो डोज क्या होगी, अगर वो जानना है तो बेहतर होगा कि आप 24 और 25 तारीख का प्रोग्राम अटेंड कीजिए। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है,
जो सामने सीखिएगा वो जीवन भर काम आएगा, और जो जीवन भर काम आता है उसके लिए मुझे नहीं लगता है कि 2 या 4 दिन मुझे क्लिनिक बंद करना पड़ेगा, अपने सेंटर से छुट्टी लेनी पड़ेगी, कुछ पैसे खर्च होंगे। तो जो खर्च होंगे वो तो मैं आपको फ्री गिफ्ट में आपको रिटर्न दे रहा हूँ, लेकिन जो सीख के जाएंगे वो लाइफ टाइम काम आएगा, मेरे साथ भी मेरे बाद भी। फैसला आपको करना है कि मुझे क्या करना है। जय हिंद, जय इलेक्ट्रो होम्योपैथी, जय काउंट सीजर मेटी जी, जय नासक मेथोडोलॉजी।